नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सार्थक कोचिंग क्लासेस। सार्थक कोचिंग क्लासेस से मैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जो संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित चर्चा करूंगा। आज की वीडियो में हमने कुल 15 प्रश्नों को रखा है। आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 15 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने सभी इकाइयों से संबंधित प्रश्नों को आज की वीडियो में रखा है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, एकस्य पाठ्यक्रमस्य अध्यापनम अनेके अध्यापकः कुर्वन्ति इति चिंतनम वर्तते। मतलब एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए अनेक अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, उस शिक्षण को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म शिक्षणस्य, समूह शिक्षणस्य, ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि या प्रायोजना विधि। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा समूह शिक्षणस्य, क्योंकि समूह शिक्षणस्य में क्या होता है कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहते हैं। देखो दिया भी है, एकस्य पाठ्यक्रमस्य, एक ही पाठ्यक्रम को अध्यापनम अनेके अध्यापक, मतलब अनेक अध्यापक पढ़ाएंगे। जैसे कि हिंदी के लिए अलग शिक्षक होगा, इंग्लिश के लिए अलग होगा, संस्कृत के लिए अलग होगा। तो ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है? समूह शिक्षणस्य। अब देखिए एक और दिया है ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षणस्य। ये क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 विद्यार्थी होंगे और इनके लिए 5 से 10 मिनट की क्या बनाई जाएगी? शिक्षण सामग्री बना के फिर इनको क्या करवाया जाएगा? इनको अध्यापन करवाया जाएगा और अध्यापन करवा के इनकी कमजोरियों का पता चलता है। क्या चलता है? कमजोरियों का पता। यह होती है सूक्ष्म शिक्षण विधि। अब हम बात करें ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता है कि इसमें खोजने या ढूंढने के ऊपर जोर दिया जाता है। किस पे? या तो इसमें खोजने पे या ढूंढने पे। खोजने या ढूंढने पर बल दिया जाता है किसमें? ह्यूरिस्टिक विधि में। और यहां पे जो टीचर होता है वो अध्यापन का काम ना करवाते हुए क्या करता है? यहां पे निर्देश देता है। शिक्षक जो है वो निर्देश देता है। इसकी भूमिका जो होती है वो निर्देशक की होती है, शिक्षक की। देखिए ऑप्शन नंबर डी है प्रायोजना विधि। तो प्रायोजना विधि क्या होती है कि इसमें प्रायोजना विधि में सामाजिक समस्या का या सामाजिक विषय को लेकर एक क्या किया जाता है? एक प्रोजेक्ट दिया जाता है इसमें, जिसके बारे में विभिन्न तत्वों का संकलन किया जाता है विषय के बारे में। फिर अंत में उस समस्या का क्या निकाला जाता है? अंत में उस समस्या का समाधान निकाला जाता है। ये होती है प्रायोजना विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समूह शिक्षणस्य। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बीके राव समिति अनेन संबद्धम वर्तते। बीके राव समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है परीक्षया मूल्यांकनेन च, बी है श्रव्य दृश्य साधने, सी में दिया है पाठ्य सहगामी क्रियामी और डी में दिया है उपचारात्मक शिक्षणेन। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षया मूल्यांकनेन च। बीके राव समिति का संबंध किससे है? आप देखना एग्जाम में एक आध प्रश्न ऐसे समितियों से संबंधित देखने को भी मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रश्न याद कर लेना समितियों से संबंधित। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, पाठशाला विधि विषय असत्य कथनम वर्तते। पाठशाला विधि के बारे में जो गलत कथन है वो कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मानसिक अनुशासनम। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइप करने में, अनुशासन है जी, मानसिक अनुशासनम। बी में है गुरु शिष्यो पूर्ण संवादः, सी में है प्रशिक्षणस्य स्थानांतरणम और डी में है पठन लेखनयो विकास है। तो इसका बताइए सही, मतलब पूछ रहे हैं असत्य कथन कौन सा है? 3 सही है, 1 गलत है। तो मानसिक अनुशासनम ये बिल्कुल सही है, मानसिक अनुशासन, क्योंकि
क्योंकि मानसिक अनुशासन क्या होता है कि इसमें जब गुरुजी की अनुपस्थिति रहती थी, गुरुजी कहीं चले जाते थे आश्रम से, तब भी स्टूडेंट जो रहते थे वो गुरु की अनुपस्थिति में भी अनुशासन में रहते थे। तो ये तो है, सही बात है। ये तो गुरु शिष्य पूर्ण संवाद है, गुरु शिष्य में पूर्ण संवाद होता था, मतलब आपस में एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे को जानना, वहीं पे रहते थे। तो गुरु शिष्य में आपस में जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे, घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए गुरु शिष्य के बीच में पूर्ण संवाद हुआ करता था। तीसरा है प्रशिक्षण से स्थानांतरणम, प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी होता था, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार हैं या संस्कृति है को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ये प्रमुख उद्देश्य होता था, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। बात करें हम पठन लेखनियों विकास, ये नहीं होगा। उस टाइम पे पठन लेखन का विकास नहीं हुआ था, उस टाइम पे श्रवण और भाषण श्रवण और भाषण इन दो का विकास हो गया था। बाकी अब बात करें पठन और लेखन का विकास उस समय नहीं हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निगमन विधे प्रथम सोपानम वर्तते, निगमन विधि का प्रथम सोपान कौन सा है? उदाहरण प्रस्तवनम, नियम बोधनम, सत्यापनम या निरीक्षणम। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर होगा नियम बोधनम, नियम बोधनम। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, निगमन विधि में नियम बताए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? नियम बताए जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले निगमन विधि में क्या होता है? नियम बोधन, नियम बोधन, नियम बोधनम, नियम बोधनम होता है सबसे पहले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियम बोधनम। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक कौशल वर्तते, प्राथमिक कौशल कौन सा है इनमें से? तो देखो इसके लिए हम एक ऐसे लिखते हैं इसको, श्रवपले, एक शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की। श्रवपले मतलब श्रवण, ये क्या होता है? श्रवण। वदनम, वदनम, पाठनम, और ले से मतलब होता है लेखनम। ठीक है, याद करने के लिए बहुत, या ऐसे LSRW, LSR और W ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सी है? श्रवण, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रवणम। प्राथमिक कौशल, प्रथम कौशल कौन सा है? श्रवण का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पठन कौशल से प्रथम विधि वर्तते, पठन कौशल की पहली विधि कौन सी है? बताइए क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। पठन कौशल से प्रथम है विधि ही वर्तते, पठन कौशल की प्रथम विधि कौन सी होगी? वर्णबोध विधि ही, कथा विधि ही, पद विधि ही या वाक्य विधि ही? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णबोध विधि ही। पठन कौशल की पहली विधि होती है वो होती है वर्णबोध विधि, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? वर्णों का उच्चारण सीखता है। क्या सीखता है? वर्ण। उसके बाद पद, या इसको बोले हम शब्द। बोला भी जाता है कि 11 से 12 माह में बच्चा क्या करने लगता है? शब्दों को बोलना सीख जाता है। तीसरी जो होती है, तीसरे नंबर पर वो होती है वाक्य, ये होता है क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णबोध विधि। क्वेश्चन नंबर 7, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नासंति, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नासंति। इनमें दिया गया है प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न या प्रवाह कौशल प्रश्न। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न। क्योंकि जो विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं वो गद्य, इनका संबंध किससे होता है? गद्य शिक्षण से होता है, ध्यान रखना, गद्य शिक्षण से।
गद्य शिक्षण से होता है इनका संबंध। अब हम बात करें प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न मतलब इनमें पाठ के स्टार्टिंग में आते हैं। कहां? पाठ के स्टार्टिंग में, पाठ के शुरुआत में। अन्वेषण प्रधान प्रश्न, इनमें खोजने पे जोर दिया जाता है। किस पे? खोजने पर, खोजने पर जोर दिया जाता है। और प्रवाह कौशल प्रश्न ये होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन से गुण है अस्ति। सॉरी, यहां पे मिस्टेक है थोड़ी सी, नहीं अस्ति नहीं होगा, यहां पे मूल्यांकन गुण है नास्ति। मूल्यांकन का कौन सा एक गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है अध्यापक केंद्रितः, अनवरत प्रक्रिया, विश्वसनीयता या न्याय संगतता। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, मतलब ये तीन तो है इसमें। अध्यापक केंद्रित नहीं होती है मूल्यांकन प्रक्रिया, या मूल्यांकन का गुण अध्यापक केंद्रित नहीं होता है। अनवरत प्रक्रिया, मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, विश्वसनीयता होती है इसमें और न्याय संगतता पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अध्यापक केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षणार्थम आवश्यक वर्तते। शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है? श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तकम, छात्रा या सर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वे। शिक्षण के लिए सभी आवश्यक हैं। श्यामपट्ट जो कि अध्यापक का परम मित्र कहलाता है, अध्यापक का दाहिना हाथ कहलाता है श्यामपट्ट। पाठ्यपुस्तक ये भी बहुत जरूरी है, इसके बिना शिक्षण कार्य किया ही नहीं जा सकता। और छात्रों का भी होना बहुत जरूरी है। छात्र नहीं होंगे तो शिक्षण कार्य किसको करवाएंगे? इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, असत्य मेलनम वर्तते। असत्य, इनका जो मिलान किया गया है वो असत्य कौन सा है? 3 सही होंगे, 1 गलत है। चलो ढूंढते हैं गलत कौन सा है। समर्पण मूल्यम किसने दी ये विधि? किसने? प्रोफेसर बेस्ट, बिल्कुल सही है ये। प्रत्यक्ष विधि प्रोफेसर बॉकिल, ये भी सही है। व्याकरण अनुवाद विधि जिसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा दी गई थी ये। अब हम बात करें क्रीड़ा विधि, प्रोफेसर बेस्ट ने नहीं दी थी ये। किसने दी थी? क्रीड़ा विधि फ्रोबेल ने। किसके द्वारा दी गई थी? फ्रोबेल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यवादी हरिश्चंद्र है पदस्य काठिन्य निवारणम। जब हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का अगर हम पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो काठिन्य निवारण के लिए कौन सी विधि या हमें क्या करना चाहिए? मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाते समय कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे हम? देखो, प्रत्यक्ष प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से ला नहीं सकते उनको, इसलिए ये गलत हो जाएगी। परिभाषा देके बच्चे नहीं समझ पाएंगे। पर्यायन मतलब उनके पर्यायवाची बता के नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कथा विधिना। कथा कथन करके, कथा सुना के बच्चों को हम उनके बारे में बता सकते हैं। पाठ का जो काठिन्य निवारण होगा वो कथा विधि के द्वारा दूर होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, कथा विधिना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है व्याकरण पाठ योजनायाम सर्वाधिक समय अस्मिन् सोपाने गतः भवति। व्याकरण की पाठ योजना में सर्वाधिक समय कौन सी विधि पे दिया जाता है या कौन से सोपान पे दिया जाता है? सॉरी, ये सभी सोपान है। कौन से सोपान पे दिया जाता है? प्रस्तुतिकरणम, माननीकरणम, पुनरावृत्ति ही या नियमीकरणम। तो इसका आंसर होगा प्रस्तुतिकरणम। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुतिकरणम। क्योंकि व्याकरण की पाठ योजना इसी सोपान पे डिपेंड है। किस पे? व्याकरण की जो पाठ योजना है वो प्रस्तुतिकरण पे ही डिपेंड है। यदि यह कमजोर रह गई, क्या? प्रस्तुतिकरण, तो पूरा पाठ कमजोर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरणम। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। नंबर ए है गीतनाट्य विधि, भाष्य विधि, टीका विधि या निगमन विधि।
बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि ही, क्योंकि ये व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है, व्याकरण की। लेकिन गीत नाट्य विधि, टीका विधि और भाष्य विधि ये पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। गीत नाट्य विधि में गीत गाकर और कक्षा में गीत गाकर अभिनय करके बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है। भाष्य विधि व्याख्यान देकर, और टीका विधि, ये तीनों ही पद्य शिक्षण की विधि है, जबकि ये गद्य शिक्षण की विधि है। कौन सी? निगमन विधि या व्याकरण शिक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 14, अस्मिन् विधौ नाटके सर्वे अपि पात्राभिनया अध्यापन अभिनीता भवन्ति। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सभी पात्रों का जो अभिनय है वो शिक्षक स्वयं करता है कक्षा में? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? आदर्श नाट्य विधि, समवाय विधि, व्याख्या विधि या कक्षा अभिनय विधि? इसका आंसर हो जाएगा आदर्श नाट्य विधि, क्योंकि अध्यापक पाठ पढ़ाते समय खुद ही राम बन जाएगा, सीता का रोल खुद ही करेगा, रावण का भी खुद करेगा, हनुमान का भी स्वयं करेगा। ऐसी विधि कौन सी होती है? आदर्श नाट्य विधि। व्याख्या विधि, समवाय विधि और कक्षा अभिनय विधि, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आदर्श नाट्य विधि में सभी पात्रों का जो अभिनय होता है वो शिक्षक स्वयं करता है। इसमें छात्र शामिल नहीं रहेंगे, ध्यान रखना, छात्र शामिल नहीं रहेंगे, छात्र शामिल नहीं रहेंगे। समवाय विधि की अगर हम बात करें तो विद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय के कार्यक्रम मतलब 26 जनवरी, ठीक है, 15 अगस्त और प्रार्थना सभा की अगर हम बात करें, प्रार्थना सभा जो होती है या कोई जयंती है, वहां पे समवाय विधि का प्रयोग करा जाता है। अब हम बात करें किसकी? व्याख्या विधि की। तो व्याख्या विधि गद्य पद्य की तरह जो है नाटक को इसमें पढ़ाया जाता है। कैसे? गद्य और पद्य की तरह नाटक को पढ़ाया जाता है। कक्षा अभिनय विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कक्षा में विभिन्न पात्रों को अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग करवाया जाता है। अलग अलग विद्यार्थियों को खड़ा किया जाता है और उनसे केवल क्या करवाया जाता है? वाचिक अभिनय। क्या करवाया जाता है? वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय विद्यार्थी करते हैं, उसे बोलते हैं कक्षा अभिनय विधि। इसका आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आदर्श नाट्य विधि। क्वेश्चन नंबर 15 बिगड़ गया इसका। साक्ष्यानुवाद है अस्मिन् भवति। साक्ष्यानुवाद कौन सी साक्ष्यानुवाद की विधि है? तो देखो, नाटके गद्य पद्य अनुवादे, तो इसमें तो नाम से ही दिख रहा है सीधा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवादे। नाटक गद्य पद्य इसका नहीं होगा, क्या होगा? अनुवादे। तो हमने 15 प्रश्नों को हल कर लिया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और भी अपने कोई सुझाव हो वो हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।